अगला प्रॉपर्टी जो है, उस अगले प्रॉपर्टी में हम लोग आज बात करेंगे। और अगले प्रॉपर्टी में जो हम लोग बात करेंगे उसमें एक टर्म है क्या, कि कहता है क्या कि जो चार्ज होता है, चार्ज एट रेस्ट shows only the electric property but the charge at motion shows both electric as well as मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कि जो चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो केवल आपको इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, लेकिन जो चार्ज मोशन में है वो आपको इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी शो करता है। इसका मतलब क्या है, इसको जरा सा सीखते हैं। अब इससे पिछले प्रॉपर्टीज को मैंने आपको बताया था क्या, कि जो सेम नेचर का चार्ज होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और जो अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं वो रिपेल करता है। सही बोल रहा हूं क्या? नहीं ना बोल रहा हूं? तो हाँ में हाँ हर बात में नहीं मिलाना है। अगर कहीं लग जाए कि उल्टा बोल रहे हैं तो सीधे बोल देना। क्या बोले थे कि सेम नेचर का जो चार्ज होता है वो क्या करता है, रिपेल करता है, और अपोजिट नेचर के जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को। तो किसी भी चार्ज को अट्रैक्ट करना या रिपेल करना जो है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी है। अगर प्लस Q1 है और प्लस Q2 है तो इस दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी। अब ये दोनों चार्ज रेस्ट में रहे या मोशन में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम नेचर है तो रिपेल ही करेगा, अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्ट ही करेगा। जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तब ये केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। इतनी बात जो है सो आपको समझ में आ रही होगी कि जब चार्ज में है तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। लेकिन जरा सा आ जाइए 10th क्लास में। जब 10th क्लास में आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़े होइएगा तो वहां पर एक ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़े होइएगा। ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि भाई अगर हम कोई सा कंडक्टर लेते हैं और इस कंडक्टर को हम क्या करें, कि इस कंडक्टर को हम लोग क्या करें कि किसी बैटरी से अगर जोड़ देते हैं, इस कंडक्टर को क्या करें कि किसी बैटरी से अगर हम लोग जोड़ दें और यहां पर एक स्विच लगा देंगे और स्विच लगा करके इस कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे। तो जरा सा देखना कि इस बैटरी का ये है प्लस और ये है क्या। आपको मैं इससे पहले भी बताया हूं क्या कि 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े हैं क्या कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है, जब चार्ज फ्लो करने लगता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। और करंट निकालते कैसे हैं, तो I = Q/T आपको बताया था इससे पहले। अब देखिए कि इस कहानी में अगर हम यहां पर स्विच लगाते हैं और यहां पर रखते हैं क्या, एक मैग्नेटिक कंपास। ये एक्सपेरिमेंट था किसका, ऑर्स्टर्ड का एक्सपेरिमेंट था कि अगर मैग्नेटिक कंपास कोई भी मैग्नेट फ्रीली है तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा। अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहेगा, ये नेचुरल है। क्यों कि माना जाता है ये कि अर्थ भी एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, और जो नॉर्थ पोल है अर्थ का, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, वो मैग्नेटिक साउथ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है, और जो साउथ पोल है अर्थ का वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के जैसा। तो आप मैग्नेट में भी ये जानते हैं कि सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट पोल क्या करता है। तो अगर मान लो कि मैग्नेट का इधर है नॉर्थ पोल तो ये साउथ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और उधर है अगर साउथ पोल तो ये नॉर्थ पोल को क्या करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो किसी भी मैग्नेट को अगर हम हैंग कर दें, फ्रीली हैंग कर दें कि ये यहां से आराम से घूम फिर सके, तो ये किस डायरेक्शन में जाके रुकेगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। अब होगा क्या कि अगर मान लो कि हम टांग दिए इसको, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुका हुआ है। अब बगल से चुपके से क्या किए कि एक मैग्नेट लेके आए, तो ये मैग्नेट अब इसको इफेक्टेड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो ये अपना डायरेक्शन क्या करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर हम देखें कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से अचानक से इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या कि जरूर अगल बगल में कोई ना कोई मैग्नेट आया है या कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई है। तो ऑस्टर्ड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ये स्विच अभी तक इन्होंने ऑफ किया था। अब ऑफ करने के बाद इसने जैसे ही स्विच को ऑन किया, जैसे ही स्विच को ऑन किया कि ये देखे क्या कि ये मैग्नेट का निडल जो है सो अलग डिफ्लेक्शन शो करने लगा। तो डिफ्लेक्शन शो करने लगा, इसका मतलब देखो कि जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा, इधर से क्या होगा कि करंट बहने लगेगा, और करंट बह रहा है, इसका मतलब क्या कि जो चार्ज है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और कोई भी चीज फ्लो कर रहा है इसका मतलब वो रेस्ट में है कि मोशन में है, मोशन में है। तो जब चार्ज बह रहा है भाई,
तो अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा ही करेगा, चाहे रेस्ट में रहे चाहे मोशन में रहे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी को शो कर ही रहा है। साथ ही साथ यहां पर जो मैग्नेटिक कंपास रखे थे उसका निडल भी डिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या कि जब चार्ज फ्लो कर रहा था, चार्ज मोशन में था, तो इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी के साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी दिखाया। तो अभी जो हम लोग इस 2 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसमें चार्ज केवल रेस्ट में रहेगा, और चार्ज के मोशन का इफेक्ट जो है सो हम लोग उसके अगले 2-3 चैप्टर में पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो यही प्रॉपर्टी ये क्या कह रहा है कि कह रहा है क्या कि जो चार्ज अगर रेस्ट में हो तो ये केवल इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, मतलब रिपल्सन और अट्रैक्शन वाली बात। लेकिन अगर चार्ज के बीच में रिपल्सन और अट्रैक्शन, और कह रहा है क्या कि अगर चार्ज ये मोशन में हो जाए तो ये दोनों प्रॉपर्टी शो करने लगता है, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी भी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी। और इसको कहां से फाइंड आउट किया गया है? ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपको ये बात याद रखना है क्या कि चार्ज अगर रेस्ट में रहेगा तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा, और अगर चार्ज मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी के साथ साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए कि इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रॉपर्टीज आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सीखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ पिछले क्लास का डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो इस पिछले क्लास के डिस्कशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, मान लो कि अपने पास ये एक बॉडी है और इस बॉडी पर हम ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज अगर रख देंगे तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के कारण ये क्या चाहेगा कि एक दूसरे से बहुत दूर भागना चाहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दूर भागने के क्रम में करता क्या है कि अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट किसी भी एयर मॉलिक्यूल को ये पकड़ता है, और इस एयर मॉलिक्यूल के पास आपका 2 टाइप का चार्ज है। एयर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या कि इसके पास जितना पॉजिटिव है उतना ही, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव वाले को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव वाले को क्या करेगा? नेगेटिव वाले के साथ ये मिल करके क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव वाले के साथ मिलकर के क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, और पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करके दूर भगा देगा। इस क्रम में हुआ क्या कि इस पर से एक पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। कब? जब सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है, तब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा सोचो कि अगर इसके चारों तरफ से मैं एयर हटा दूं, कोई मीडियम नहीं रहे, एकदम खाली रहे, तो ये घटना घटेगी क्या? तो इस पर से कभी चार्ज बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। लेकिन अगर चारों तरफ एयर नहीं है और इसमें बहुत सारा चार्ज भरा पड़ा है तो रिपल्सन तो हो ही रहा है। हम क्या किए कि कोई कंडक्टिंग मटेरियल लेके गए और इसमें ऐसे चिपका दी। अब क्या होगा कि रिपल्सन के कारण कुछ चार्ज इस पर भी क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। आप ऐसे सोचिए कि हम लोग एक जगह किसी फंक्शन में गए और जगह छोटा सा है, सारे लोगों को एडजस्ट होने में क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है, रिपल्सन है। अचानक से क्या हुआ कि व्यवस्थापक आया और बोला क्या कि एक और कमरा का व्यवस्था हो गया। चट क्या करेंगे कि कुछ आदमी यहां से निकलेंगे और उस कमरे में चले जाएंगे, क्योंकि रिपल्सन था। तो पहले जितना रिपल्सन था उससे क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यही होगा क्या कि अगर हम यहां पर से मीडियम खाली करवा दें, कोई मीडियम नहीं रहने दे, तो ये डिस्चार्जिंग नहीं होगा। ये न्यूट्रलाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्यों? कि एयर है, जब भी तो ये नेगेटिव को बुला करके न्यूट्रल हो जा रहा है। अगर कुछ रहे ही नहीं तो ये कभी न्यूट्रल होगा क्या? न्यूट्रल नहीं होगा। और जब भाई न्यूट्रल नहीं होगा तो इस पर जितना चार्ज है उतना चार्ज ही रहेगा। लेकिन अगर ये पूरा खाली है और उस पूरे सिस्टम के बीच में मैं कोई दूसरा बॉडी लेकर के जाऊं और इससे चिपका दूं, तो क्या होगा कि इस पर से कुछ चार्ज रिपेल होकर के दूसरे वाले बॉडी पर भी आ जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका यहीं से शुरू होता है। और ये कहता क्या है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, कहता क्या है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखना कि ये आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो। तो ये आइसोलेट वर्ड जो है ये कोविड-19 के टाइम पे बहुत फेमस हुआ था। कोविड-19 के टाइम पे कोई भी आदमी बाहर से आया, इसको क्या करो? आइसोलेट कर दो। तो आइसोलेट करने का मतलब क्या था कि बाहरी दुनिया से इसका मतलब क्या करिए? खत्म कर दीजिए। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या कि किसी भी चार्ज बॉडी का बाहरी दुनिया से कोई मतलब, बाहरी दुनिया का मतलब क्या कि इसके सराउंडिंग में कुछ भी नहीं रहेगा।
वैक्यूम रहेगा, एयर भी नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहता क्या है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, चारों तरफ कोई एयर नहीं है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा, यहां से चार्ज लीक नहीं करेगा और इस बॉडी पर जितना चार्ज रहेगा उतना ही चार्ज रह जाएगा। तो कहता क्या है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। क्या कहता है कि रिमेन्स कंजर्व्ड रहता है, और ये कंजर्व्ड चार्ज ना घटेगा ना बढ़ेगा। क्यों? कि चार्ज यहां से घट रहा था इसीलिए, क्योंकि यहां पर न्यूट्रल हो जा रहा था एयर के साथ मिल मिल करके, लेकिन अब तो भाई अगल बगल में एयर भी नहीं है, तो जब एयर भी नहीं है तो इस पर पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज रहेगा। मतलब क्या कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज ना तो क्रिएट होगा ना तो न्यूट्रलाइज होगा। केवल होगा क्या कि जब इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा बॉडी ले जाएंगे तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा, और एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर भी ट्रांसफर होगा तो किधर से? जिधर चार्ज का हाईयर डेंसिटी रहेगा उधर से लोअर डेंसिटी की तरफ ट्रांसफर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिखेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज चार्ज में नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। इट में ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, मतलब कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर क्या किया जा सकता है? केवल चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है। किसके लिए? तो ये वर्ड ध्यान में रख रहा है, ये पूरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस वर्ड पे डिपेंडेंट है। अगर सिस्टम आइसोलेटेड रहेगा तभी चार्ज कंजर्व रहेगा, अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं रहा तो चार्ज धीरे धीरे क्या कर जाएगा? लीक कर जाएगा, और एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर करेगा तो ये ट्रांसफर किधर से किधर होगा? हायर चार्ज डेंसिटी टू लोअर चार्ज डेंसिटी। बात समझ में आ रहा है ना? किधर से किधर तक ट्रांसफर होगा? चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम, क्या लिखेंगे? जो चार्ज का ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हायर चार्ज डेंसिटी, जहां चार्ज अधिक रहेगी हायर चार्ज डेंसिटी से किधर की तरफ? हायर चार्ज डेंसिटी टू लोअर चार्ज डेंसिटी। देखिए कि बोर्ड जो है तो इस क्वेश्चन को एज इट इज पूछ दिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आ रही है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? 2 नंबर में पूछा जाएगा तो हम लोग एक लाइन में क्या कहेंगे कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या? कि बाहरी दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है, तो इस बॉडी पर जितना चार्ज है उतना चार्ज ही रहेगा, ना तो ये घटेगा ना तो ये बढ़ेगा। लेकिन जब इस सिस्टम में हम किसी दूसरे बॉडी को ले जाएंगे तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर चार्ज क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो किधर से किधर ट्रांसफर होगा? हायर चार्ज डेंसिटी से लोअर चार्ज डेंसिटी। जब हम लोग घर चेंज कर रहे थे, एक्सचेंज कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ बहुत भीड़ है और बगल वाले रूम में 2 ही लोग हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वहां से भी 2 लोग उठ के यहाँ आ जाएगा। क्या होगा कि यहां से हायर डेंसिटी से कुछ लोग किधर जाएगा? लोअर डेंसिटी की तरफ। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये थी कि आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है इसको हम लोगों को क्या करना है? एक एक वर्ड करके सीखना है, और यहां से पहली बार आपका न्यूमेरिकल से मुलाकात होगी 12th क्लास। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। इसके बाद कैसे हम लोग इसको स्टेट करेंगे, कैसे इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, इन चीजों को धीरे धीरे आगे करके सीखेंगे। तो देखिए कि हम आपको पहले ही बताए थे कि कोई भी एटम जो है, कोई भी जो एटम है, ये एटम बना हुआ है कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम किस चीज से बना हुआ है? कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से। और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन सा है? तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है क्या? इलेक्ट्रॉन है आपका। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है ये है क्या?
प्रोटॉन है आपका, और ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है ये है क्या, न्यूट्रॉन है आपका। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब कि ये माना गया है अभी तक क्या, कि इस तीनों पार्टिकल को तोड़ा नहीं जा सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आजकल के साइंटिस्ट ने इस प्रोटॉन को दो भाग में तोड़ दिया है, एक +1/3 और एक कितना +2/3e, और इसको हम लोग एक साथ में क्या बोलते थे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्वार्क, जिसका एग्जिस्टेंस बहुत कम टाइम के लिए है। लेकिन खैर अपन को उससे लेना देना नहीं है। अपन ये बात जानते हैं क्या, कि इलेक्ट्रॉन जो है ये अनडिविजिबल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है इज एन अनडिविजिबल पार्टिकल। ये कैसा पार्टिकल है? अनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है और अनडिविजिबल पार्टिकल है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इज एन अनडिविजिबल पार्टिकल, इट कैन नॉट बी ब्रेक, इट कैन नॉट बी ब्रेक। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको सो इट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, कि ये जो पार्टिकल है ये कैसा पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कहा गया, कि जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा पार्टिकल है आपका, अनडिविजिबल पार्टिकल है, इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। इसी कारण से इसको क्या बोला गया, कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। अब हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं क्या, कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, तो चार्ज का जो फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, हम तोड़ नहीं सकते हैं, 1 रुपया से छोटा का कॉइन नहीं चलता है। तो अगर हमको किसी को पैसा देना है तो मिनिमम कितना देंगे, नहीं देंगे, मिनिमम कितना नहीं देंगे, या देंगे तो मिनिमम कितना, या फिर 2 रुपया या फिर 3 रुपया, 2.5 रुपया किसी को देंगे क्या, नहीं देंगे। 3.5 रुपया किसी को देंगे क्या, 3.25 रुपया किसी को देंगे क्या। इसका मतलब कि जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते हैं भाई, उसको हम लोग देंगे किस में, इंटीजर में, या तो 0 देंगे, या तो 1 देंगे, या तो 2 देंगे, या तो 3 देंगे, या फिर 1000 देंगे। लेकिन कहे कोई कि डेढ़ चार्ज देना है, डेढ़ इलेक्ट्रॉन देना है, नहीं दे सकते, क्यों, टूटेगा तब ना देंगे भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब इसके बाद का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या जानते हैं क्या, कि जो चार्ज फॉर्म होता है, चार्ज फॉर्म्ड ऑन अ बॉडी बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो चार्ज बॉडी पर जनरेट होता है वो कैसे, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं क्या, कि बाय द ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, बाय द ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अ बॉडी गेन्स कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज। आपको ये बात मैं पहले भी बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से किसी बॉडी पर कितना चार्ज आता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा ध्यान देना कि ट्रांसफर केवल लिखा हुआ है, अब यहां प्लस माइनस पे नहीं जाना है। अगर एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव चार्ज, अगर डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक बात बताओ मुझे, अगर चार्ज का ट्रांसफर होना है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना है, तो मैंने क्या बोला है आपको, कि या तो नहीं होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा तो चार्ज भी फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन का। और 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होते ही बॉडी पर कितना चार्ज आ जाएगा, मतलब किसी भी बॉडी पर जो सबसे छोटा पॉसिबल चार्ज होगा, ये कितना बड़ा, तो जो सबसे छोटा टुकड़ा था जिसको तोड़ नहीं सकते थे उसको फंडामेंटल पार्टिकल बोले हैं। तो इस चार्ज को हम लोग फंडामेंटल चार्ज बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं क्या। एंड दिस चार्ज इज नोन एज, एंड दिस चार्ज इज नोन एज, दिस चार्ज इज
नोन एज कैसा चार्ज? फंडामेंटल चार्ज। इस चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल चार्ज। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं? E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये जो है सो स्मॉलेस्ट चार्ज है, जिस स्मॉलेस्ट चार्ज का एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है। मतलब सबसे छोटा चार्ज अगर फॉर्म होगा तो कितना बड़ा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए भाई कि अगर इलेक्ट्रॉन अनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, सबसे छोटा पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। 2.5 पौने 3 सवा 4 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अगर चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो चार्ज कितना फॉर्म होगा? इतना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो 2 इंटू, अगर 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो 3 इंटू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखना यहां से, अब यहां से देखना कि जो प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां से हम लोग प्रॉपर्टीज का बात करेंगे और इस प्रॉपर्टीज के बाद में लिखेंगे क्या कि सिंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिविजिबल, इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिविजिबल, सो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so the transfer of electron takes place in integer। इंटीजर बोले तो कितना? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन जो है सो नॉट डिविजिबल है। तो जो डिविजिबल नहीं है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसका ट्रांसफर कैसे होगा? इंटीजर में होगा। या तो नहीं होगा मतलब 0, या तो 1 का होगा, या तो 2 का होगा, या तो 3 का होगा, या तो 4 का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब फंडामेंटल चार्ज क्रिएट होता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो 2 इंटू फंडामेंटल चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो 3 इंटू फंडामेंटल चार्ज, अगर 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो 4 इंटू। इसका मतलब कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज जनरेट होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज के बराबर में होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज द चार्ज फॉर्म ऑन अ बॉडी, चार्ज फॉर्म ऑन अ बॉडी in the integral multiple of, in the integral multiple of किसके? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज के। और ये जो फंडामेंटल चार्ज है आपका, वो है कितना? इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के। या तो चार्ज जनरेट नहीं होगा, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इतना, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो 2 इंटू इतना, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो 3 इंटू इतना, 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो 10 इंटू इतना, अब 50,000 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो 50,000 इंटू। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन इंटीजर में ट्रांसफर होगा तो चार्ज भी इसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही जनरेट होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा ध्यान देना यहां से, इसी प्रॉपर्टी को जो है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आ रहा है? तो अगर केवल आपसे स्टेटमेंट पूछा जाए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप कहिएगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है सो इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और हम ये बात जानते हैं क्या कि जो चार्ज फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से होता है। 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज बनता है, जिसे हम लोग फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इंटीजर में होगा, इसका मतलब जो चार्ज भी बनेगा वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में बनेगा। और चार्ज के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप देखिएगा ध्यान से कि अगर हम लोग देखें तो बाय द ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन a body gains 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। और इसको हम लोग कितना बोलते हैं? ई बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अगर हम ट्रांसफर कर दें बाय द ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर करेगा तो एक बॉडी कितना चार्ज लेगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसी को हम लोग कितना बोलेंगे, 2 ही बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर बात करें बाय द ट्रांसफर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो किसी बॉडी पर चार्ज बनेगा वो कितना, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इसको हम लोग कितना बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से ट्रांसफर होते 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 अगर हम लोग बात करें कि बाय द ट्रांसफर ऑफ n इलेक्ट्रॉन अ बॉडी गेट्स कितना, n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और इसको हम लोग कितना बोलेंगे, n ही बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग मान लेते हैं क्या, अब हम लोग मान लेते हैं क्या, अब हम लोग मान लेते हैं क्या कि लेट अ बॉडी गेट्स चार्ज q, गेट्स चार्ज q by the transfer of, by the transfer of n electrons, by the transfer of n electrons, कि कोई भी बॉडी है जो n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है और उस पर चार्ज कितना आ जाता है। और हम लोग यहां से क्या जानते हैं कि n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा तो चार्ज कितना आ जाएगा, n ही। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब अगर इस दोनों स्टेटमेंट को हम लोग मिलाएंगे तो Q इक्वल टू जो आपका निकल के आएगा, ये Q इक्वल टू कितना के बराबर में आएगा, Na के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा तो चार्ज कितना बनेगा, Na। तो हम लोग क्या माने हैं कि n इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के बाद इस पर चार्ज कितना आया, Q आया, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखो कि यहां हम लोग ट्रांसफर का बात कर रहे हैं, तो ट्रांसफर में जो है, तो ट्रांसफर में दो चीजें हो सकती है क्या, कि या तो ये एक्सेप्ट किया होगा या तो ये डोनेट किया होगा। तो आप जानते हैं क्या कि अगर कोई भी बॉडी चार्ज को एक्सेप्ट करता है तो वो कैसा चार्ज होता है, और अगर कोई डोनेट करता है तो कैसा चार्ज होता है। तो ट्रांसफर में ये भी हो सकता है क्या कि वो एक्सेप्ट किया हो, ट्रांसफर में ये भी हो सकता है क्या कि वो डोनेट किया हो। तो इसीलिए इसके सामने में हम लोग साइन लगा देते हैं क्या, प्लस माइनस का, और ये प्लस माइनस केवल इतना बताता है क्या कि किसी भी एटम ने चार्ज डोनेट किया है कि एक्सेप्ट किया है। बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग एक लाइन में मेंशन करके इस बात को लिख लेंगे क्या कि वेयर प्लस माइनस साइन only indicates that the body donate electron और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। प्लस माइनस साइन क्या बताता है कि बॉडी ने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, अगर डोनेट किया है तो कैसा आएगा, प्लस आएगा, और अगर उसने एक्सेप्ट किया है तो कैसा आएगा, माइनस आएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, Q इक्वल टू प्लस माइनस Na। प्लस माइनस का लोचा यहां से खत्म हो गया कि प्लस माइनस केवल एक ऐसा सिस्टम है जिससे ये पता चलता है क्या कि बॉडी ने चार्ज डोनेट किया है कि चार्ज, अगर डोनेट किया है तो कैसा साइन आएगा, अगर एक्सेप्ट किया है तो कैसा साइन आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखना कि सवाल बनाने के लिए इस पूरे कहानी में कैसा बात। अच्छा, यहां पर सवाल बनाने में अगर हम लोग बात करेंगे तो Q इक्वल टू आप Ne का यूज करेंगे। किसका, Q इक्वल टू Ne का। सवाल बनाने के लिए केवल बस इसी का यूज करना है, इसके लिए प्लस माइनस में नहीं उलझना है। अब जब साइन पूछे चार्ज का तो क्वेश्चन में देखना है कि डोनेट किया है कि एक्सेप्ट किया है। अगर डोनेट किया है तो प्लस साइन जाएगा, अगर एक्सेप्ट किया है तो कैसा जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सवाल बनाने के लिए आपको केवल Q इक्वल टू किसका यूज करना है, Ne का। आप देखिएगा कि इसमें जो Q इक्वल टू है, Q इक्वल टू जो है ये क्या है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी पर टोटल कितना चार्ज है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद आप देखिएगा कि n इक्वल टू जो है ये है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का इसने ट्रांसफर किया है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि ये हमेशा ही कैसा होगा, ये हमेशा ही कैसा होगा, इंटीजर में होगा, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये हमेशा कैसा होगा,
इंटीजर में। अगर इसके बारे में कहे कि फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में ये नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और तीसरी बात जो है सो ई हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि कितने के बराबर में होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब तुम ये बताओ कि इस तीनों में से अगर कोई दो दे दे, तो एक तो हमको पता चल ही गया कि ए का वैल्यू कितना? 1.6 इंटू 10⁻। तो Q और N में से अगर कोई एक दे दे तो दूसरा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? अब देखिए किस पर मैं एक दो न्यूमेरिकल करवाता हूं और आज ही इसको क्या करते हैं हम लोग? क्लोज करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए किस पर एक दो न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। तो कहता क्या है कि डायरेक्ट अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब तुम ध्यान देना इसमें कि क्या देगा कि 50 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया तो कितना चार्ज आएगा? N का वैल्यू 50 रखेंगे, E का वैल्यू इतना रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए कि इस पर हम क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं। और अच्छे क्वेश्चन में क्या कहते हैं आपसे? क्वेश्चन में कहते हैं क्या कि इज द चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम्ब पॉसिबल? क्या 0.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम्ब का चार्ज पॉसिबल है? इफ यस then find the number of इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर पॉसिबल है तो बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा, और अगर नहीं, इफ नॉट देन गिव द रीजन। तब क्या करना है आपको? रीजन देना है। आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी बॉडी पर जिस चार्ज का बात कर रहा है क्वेश्चन, वो किसका? 0.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम्ब का। इसका मतलब Q का वैल्यू जो है सो हमको कितना दिया हुआ है? 0.8 इंटू 10⁻⁻20 कूलम्ब। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हमको जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, तो सबसे पहले निकालो क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंटीजर में आया तो पॉसिबल होगा, अगर इंटीजर में नहीं आया, फ्रैक्शन में आया, तो पॉसिबल क्यों? कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में होता ही नहीं है। तो जब फ्रैक्शन में ट्रांसफर होगा नहीं तो फ्रैक्शन में चार्ज कहां से आएगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? आपको निकालना क्या है? N का वैल्यू जो हमको पता, और आपको E के बारे में पता है, ये कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आपके पास फॉर्मूला एक ही है, कौन सा? Q इक्वल टू NE का। Q के जगह पर आपको गिवन है 0.8 इंटू 10⁻, कितना? इक्वल टू N इंटू E के जगह पर आपको कितना है? 1.6 इंटू 10⁻। इसको मल्टीप्लाई से इधर ले आओ, डिवाइड में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू 10⁻⁻20 बाई 1.6 इंटू 10⁻, कितना? माइनस। देखो तो 8 से 2 बार में 16 कट जाएगा कि नहीं? अब कितना हो गया? ये 1/2। ये कितना हो गया आपका? देखिए N इक्वल टू कितना हो गया? 1/2 बचा है। ऊपर में 10⁻⁻20 है तो 10⁻⁻20 रहने दीजिए, और इनटू नीचे में 10⁻⁻19 है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻19 हो जाएगा। जरा सा देखिए ध्यान से, 1/2 इंटू 10⁻⁻20 और प्लस कितना? 19 हो जाएगा कि नहीं? मल्टीप्लीकेशन में पावर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 10⁻, कितना? 10⁻1 है तो इसको 1/2 इंटू 1/10 लिख सकते हैं क्या? ये कितना आ गया? बताओ, इंटीजर है कि फ्रैक्शन है? इसका मतलब चार्ज पॉसिबल। तो क्या लिखेंगे? हेंस द चार्ज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रांसफर कैन नॉट टेक्स प्लेस इन फ्रैक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पर मैं लिख दे रहा हूं यहां पर लिख दे रहा हूं कि हेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज इन फ्रैक्शन। कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो किस में है? फ्रैक्शन में है। सो द गिवन चार्ज इज नॉट पॉसिबल।
इसका मतलब क्या कि जो गिवन चार्ज है ये पॉसिबल नहीं है। अब जरा सा ध्यान देना, सुनो, तभी मैं तुमको बताया था कि कूलम्ब जो है ये चार्ज का बहुत बड़ा यूनिट है। जरा सा इस चीज को 2 मिनट में फील करते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देंगे और आज के क्लास को यही हम लोग रोकेंगे। तो देखिए कि मैं आपको क्या बोला था कि एक कूलम्ब चार्ज को जरा सा देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन से आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि बाय हाउ मच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर a body gets the charge of 1 कूलम्ब। क्या देख रहे हैं हम लोग कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा कि 1 कूलम्ब का चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब देखो कि हमारे सवाल में हमको Q इक्वल टू दिया हुआ है कितना, N इक्वल टू हमको निकालना है और E इक्वल टू हमको पता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? फॉर्मूला अपने पास कितना है, Q इक्वल टू सबका वैल्यू रखेंगे, Q के जगह कितना, N के जगह N और E के जगह कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। देखो दोनों जगह कूलम्ब से कूलम्ब रहेगा तो ये कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए कि अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ को हम लोग इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻, और इक्वल टू कितने के बराबर में। देखो इसको सॉल्व करने का टेक्निक सीखते जाओ, नंबर को छूना नहीं है, पहले पावर को सीधा करना है, सबको ऊपर ले जाना। तो जब पावर को ऊपर ले जाएंगे तो आप देखिए कि n इक्वल टू जो आएगा 1/1.6 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और 10⁻19 नीचे से गया तो ऊपर हो गया तो प्लस में हो गया, माइनस से ऊपर गया किस में हो गया। अब देखो कि हमको जरूरत लग रहा है क्या कि इसमें अगर एक 10 रहता तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता, तो 10 रहता तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता, तो इसको हम 10 लिख दे रहे हैं अपॉन 1.6 लिख दे रहे हैं, और 10⁻19 में अब कितना बचा, एक 10 यहां ले आए और 18 यहां रहा तो 19 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा एक चीज और देखो कि अगर यहां से पॉइंट गायब करेंगे तो एक और 0 आ जाएगा। देखो 16 से काटो तो 16 के टेबल में 6 बार में आएगा कितना 96, 4 बचा, पॉइंट डाल दो 0 हो गया तो 40 हो गया, 2 बार में कितना आएगा 32, 8 बचा 80 हो गया, 5 बार में कितना आएगा। इसका मतलब कि n इक्वल टू कितना आ गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो कितने का चार्ज आएगा। अब देखो ये कितना बड़ा नंबर है, 10 का पावर 18 का 6.25 गुना, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब कितने का चार्ज बनेगा। इसका मतलब कि कूलम्ब जो है वो चार्ज का कैसा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये कहानी थी कि कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है क्या कि 1 कूलम्ब का चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आएगा, तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधे ये डाटा याद रख लेना है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। अब आपको जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन दिया है वैसे ही आपको मैं आगे 2-3 क्वेश्चन देता हूं, उस दोनों तीनों क्वेश्चन को आप लोगों को चेक करके लाना है क्या कि ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, अगर है तो कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है ये है 3.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलम्ब। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। जो तीसरा क्वेश्चन है आपका ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻22 कूलम्ब। इन सारे को आपको क्या करना है, सॉल्व करके लाना है क्या कि आपको करना है क्या कि ये पॉसिबल है और नॉट, गिव रीजन भी, आपको रीजन भी देना है कि ये पॉसिबल है तो क्यों और नहीं पॉसिबल है तो क्यों। बात समझ में आ रही है? इतना पढ़ के आइएगा, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।